एक छोटा सा टॉपिक बीच में डाल देते हैं। 1991 ईयर ऑफ डिवाइड के अंदर कई बार पूछा गया पेपर के अंदर, एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट 1991 ईयर ऑफ डिवाइड, ऐसा पूछ लेते हैं पेपर के अंदर। 1991 में हमारे आए थे क्या, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। कौन से रिफॉर्म्स आए थे? एलपीजी पॉलिसी। एलपीजी पॉलिसी आने के बाद हर चीज के अंदर तरक्की हुई थी। हमारे फॉरेन ट्रेड में तो बहुत बड़ा जंप आया था। अगर आप वॉल्यूम ऑफ ट्रेड और चैप्टर पढ़ोगे, उसमें तो टॉपिक पढ़ोगे, तो मैंने वहां लिखवा रखा है कि 1950 में कितना था, फिर 91 में 34,000 समथिंग था, 35, कितना 35, इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स, 27, और टोटल 63,909, 63,000 करोड़ समथिंग था 1991 में। और 2017-18 में 13 करोड़, इसका मतलब ना 1 करोड़ 31 लाख होगा, है ना, ऐसा कुछ। ओके, एनीवे मतलब बहुत बड़ा चेंज आया था। इसीलिए 1991 को ईयर ऑफ डिवाइड बोलते हैं। 1991 से पहले की इकोनॉमी और 1991 के बाद की इकोनॉमी दो हिस्सों में बढ़ गई। इसे कहते हैं ईयर ऑफ डिवाइड। इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, बंटवारे का साल। इसके पहले की इकोनॉमी अलग है और इसके बाद की इकोनॉमी स्टडी अलग है। ठीक है जी। और अब जो है ना, अब मैंने कल एक आपको टॉपिक भेजा था, वो आरबीआई का जो पूर्व गवर्नर पहले का था, फॉर्मर गवर्नर था, उसने यही बात कही थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो किसी भी हालत के अंदर फॉरेन एक्सचेंज को गेन नहीं कर सकता। उसने बोला है सारी बात, पढ़ी आपने। आज हम जो मतलब जो अभी चल रहा है ना देश में, सच्ची में वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात चल रही है। जब हम आत्मनिर्भर होने की बात करते हैं, आत्मनिर्भर होने का मतलब क्या है, सेल्फ रिलायंस का मतलब क्या है, डू नॉट इम्पोर्ट थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, यही मतलब है ना इसका। आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, डू नॉट इम्पोर्ट द थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, है ना। तो वो जो पहला गवर्नर था ना, गवर्नर ऑफ आरबीआई, रघुराजन, उन्होंने कमिटमेंट कर दिया है, कुछ कमेंट दिया है, तो वो छपा था अखबार के अंदर, तो फेसबुक पे आया था, तो मैंने आपको सेंड किया, या आपको मैंने भेजा था कि आप पढ़ो उसको। जो हम अभी पढ़ रहे हैं राइट नाउ, उसी के बारे में उन्होंने बात की थी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। और आज की अखबार में भी द ट्रिब्यून के अंदर भी इसके बारे में पूरा टॉपिक आया था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। तो अवेयरनेस के लिए मैंने आपको भेजा था कि हम जो पढ़ रहे हैं वो सच्ची में आज भी चल रहा है। तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो है वो फॉरेन एक्सचेंज कमाने के लिए काफी नहीं है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, एफिशिएंट है या इनएफिशिएंट, उसका आंसर अभी तक नहीं मिला, मालूम है ना, उसका आंसर अभी तक नहीं मिला, लेकिन अभी मिलेगा, इसके बाद मिल जाएगा कि इनएफिशिएंट क्यों है। ठीक है, तो आओ लिखे 1991 ईयर ऑफ डिवाइड के अंदर क्या लिखा जाएगा, आ जाओ लिखो। इंडियाज फॉरेन ट्रेड आफ्टर 1991 bring out some significant points. Number 1, the volume of trade has tended to rise only after 1990. Of trade has tend मतलब उसका trend tended to rise only after 1990. Point number 2, या 1990 मतलब वही हो गया ना, ये रिफॉर्म्स है ना। पॉइंट नंबर 2, टिल 1990 we were based on a different trade policy. On a different trade policy. अब वो कौन सी पॉलिसी थी, तो लिखो ब्रैकेट में, इनवर्ड ट्रेड पॉलिसी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। इसे क्या बोलते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। वेरी गुड। पॉइंट नंबर 3, इट वॉज ओनली आफ्टर 1991
It was only after 1991 we shifted to a different policy. We shifted to a different policy. पता है पॉलिसी कौन सी थी? नो, लिखो ब्रैकेट में एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी. पॉलिसी एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी which really helped export promotion policy. EXP एक्सपोर्ट प्रमोशन EPP है ना, छोटे में लिख दो, एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी. ठीक है, which really help India in promotion of exports and imports. In promotion of exports and imports. ठीक है जी, बस इतना ही लिखना आप. अगर ये आ जाए 1991 ईयर ऑफ डिवाइड, फाइन, आप इतना इतना सा ही लिखना 1991 ईयर ऑफ डिवाइड. लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये होगा एक्सप्लेन द स्टेटमेंट दैट 1991 ईयर ऑफ डिवाइड. ये आ जाएगा या डिफाइन आ जाएगा, है ना. 2 नंबर में आ सकता है या 4 में भी आ सकता है. 4 में आया तो 3 पॉइंट. अच्छा, लेकिन यहाँ एक बात सुनो, इधर देखो, पता है क्या लिखा हमने कहा 1991 से पहले 1990 तक हम एक डिफरेंट पॉलिसी में काम कर रहे थे. 1991 के बाद हम एक डिफरेंट पॉलिसी में चले गए. पहले हम कौन सी पॉलिसी में थे? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, जिसे क्या बोलते हैं? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. लेकिन 1991 के तुम किसमें जंप कर गए? लेकिन दिमाग में आना चाहिए ना, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी. अब ये क्या होती है वो तो पता है आपको थोड़ी सी क्या होती है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, और उसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे, फिर लिखेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे. लेकिन ये एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी क्या होती है? तो लिखो फटाफट, जल्दी से लिखो, वही ब्रैकेट में डाल दो नीचे और लिखो मीनिंग ऑफ एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी. वैसे तो नाम से पता लग रहा होगा ना, एक्सपोर्ट ज्यादा करें ताकि पैसा आ सके, है ना. तो लिखो एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इज द पॉलिसी टू अर्न foreign exchange by promoting domestic exports, and making domestic industries more competitive in the international market. In the international market. अब देखो इधर सुनो, आपसे कोई पूछे इन द इंटरनेशनल मार्केट, आपसे कोई पूछे एक देश के लिए क्या अच्छा है. एक पॉलिसी है, सुनो, 2 पॉलिसी दिमाग में रखाओ अपने सामने. एक पॉलिसी 1990 के पहले वाली, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, यानी जो हम इंपोर्ट करते थे, जो हम पहले इंपोर्ट करते थे, लोगों के नॉर्मल यूज करने की चीजें, उन्हें कम किया जाए और यहां पे प्रोड्यूस किया जाए. एक तो ये पॉलिसी है, ठीक है. दूसरी पॉलिसी है एक्सपोर्ट प्रमोशन, यानी हम अपने घर का बना सामान, अपने देश में बना सामान सारी दुनिया में बेचें. भाई आपको क्या लगता है, मतलब बाहर से इंपोर्ट कम करना ज्यादा फायदेमंद है या देश का एक्सपोर्ट बढ़ाना ज्यादा फायदेमंद है? क्या चीज में फायदा ज्यादा है? पैसा कहां से आएगा मालूम? एक्सपोर्ट बढ़ाने से. इसलिए वो था इनएफिशिएंट. इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम बचत करते थे ताकि हमारे को पैसा ना देना पड़े बाहर से सामान मंगवाने के लिए. वो भी कौन सा सामान जो हम डेली यूज में लाते, है ना, कम से कम मंगवाना पड़े. लेकिन सही मायने में देश में पैसा कहां से आता है, फॉरेन एक्सचेंज कहां से आता है? एक्सपोर्ट से. तो इसका मतलब यह है द एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर अ कंट्री. लेकिन आज फिर हम उल्टे चल रहे हैं. इतने टाइम के बाद, 1991 के बाद, आज फिर 2020 में हम फिर उन्हीं कदमों पे, और यही बात उसने बोली है, अगर आप पूरा टॉपिक को पढ़ोगे, उसने कहा है कि हम
फिर उसी स्टेज पे जा रहे हैं 1990 के पीछे वाली, और उसने अपने हेडिंग में लिखा है उसने बोला कि इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन पहले फेल हो गई, कर रहे हैं। हम दोबारा उसी पॉलिसी में जा रहे हैं। ये जो मतलब हमारा आरबीआई का पूर्व गवर्नर था, पहले का मतलब रिटायर्ड गवर्नर है, उसकी बातें पढ़ोगे तो आपको काफी बातें क्लियर होंगी। उसने लिखा है कि हम अगेन इंडियन इकोनॉमी जो है दोबारा से उसी फेज में जा रही है जो 1990 के पहले का फेज था, जहां पे हम कौन सी पॉलिसी लेके चलते थे, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इसने लिखी है ऐसे बात, और ऐसा ही हो रहा है। आज हालात ये हैं, हम एक्सपोर्ट, अच्छा लेकिन बड़ी बात यह कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तब हम एक्सपोर्ट की कोशिश नहीं कर रहे थे। उसने ये बात सारी लिखी है डिटेल में, आप पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा उस टॉपिक को पढ़ना, इसलिए मैंने भेजा था। मैं कोई भी फालतू की चीज आपको नहीं भेजता हूं। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे आओ। नेक्स्ट टॉपिक, अगला टॉपिक क्या था, लिखो नेक्स्ट टॉपिक लिखो, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। नेक्स्ट टॉपिक इज, बस ये लास्ट टॉपिक है, दो हैं इसके बाद में। इसी का है ना वो तो, बैड इफेक्ट गुड इफेक्ट। इनवर्ड है ना डॉक्टर लुकिंग ट्रेड पॉलिसी मतलब इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसी को बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, आओ लिखो फटाफट इसके बारे में डिटेल में। अब लिखो, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी इज अ पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी इज अ पॉलिसी टू सेव फॉरेन एक्सचेंज। सेव वर्ड को अंडरलाइन करो, टू सेव फॉरेन एक्सचेंज बाय एनकरेजिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन। To save foreign exchange by encouraging domestic production of such goods which the country domestic production of such goods which the country has been importing from rest of the world, importing from rest of the world. अच्छा एक बार पढ़ लो तो समझ आ गई, डेफिनेशन पढ़ लो, आगे समझ आराम से, है ना? पहले भी 2 बार समझ चुके हो, आगे समझ में। चलो लिखो इसके आगे इसी में लिखो पॉइंट नंबर 1, इसी के बारे में लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर 1, फॉरेन एक्सचेंज सेव्ड। देखो इधर देखो, जो ये पॉलिसी थी ना, आपने सेव और अंडरलाइन किया, सेव, और जो वो लिखी डेफिनेशन एक्सपोर्ट वाली, उसमें जाओ जरा एक बार, उसमें क्या लिखा है, अर्न को अंडरलाइन कर दो, करो अंडरलाइन, आई बात समझ में। ये कहती थी बचत करो, और वो कहते कमा के लाओ, तो कमा के लाना अच्छी बात है ना, है ना? तो लिखो फॉरेन एक्सचेंज सेव्ड, इसी के बारे में फीचर्स है। फॉरेन एक्सचेंज सेव्ड वाज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स। फॉरेन एक्सचेंज सेव्ड वाज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स, यही था, डेवलपमेंटल इंपोर्ट्स। और वो कौन से होते हैं मालूम है? लिखो ब्रैकेट में, प्लांट एंड मशीनरीज, ब्रैकेट बंद, विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिकली, विच कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड डोमेस्टिक। अब जरा अभ्यास लो, इधर क्या पॉइंट लिखा आपने? हमने कहा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर हम कोशिश करते हैं टू सेव द फॉरेन एक्सचेंज, और जो हमने सेव किया उसे कहां यूज करते हैं? बाहर से क्या बाय करने के लिए? डेवलपमेंटल गुड्स, मतलब क्या होते हैं वो? प्लांट एंड मशीनरी, जो हम यहां नहीं बना सकते। ठीक है जी, आ जाओ पॉइंट नंबर 2 लिखो आगे।
बाय अडॉप्टिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, IS लिख लो यार बार बार। पॉइंट नंबर 2, बाय अडॉप्टिंग इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी द गवर्नमेंट preferred टू इकोनोमाइज का मतलब क्या बोलेंगे? इकोनोमाइज मतलब कोई और वर्ड ढूंढे तो गवर्नमेंट प्रेफर्ड टू इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, या टू सेव, या कोई बात आ जाएगी, टू इकोनोमाइज द यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज rather than by adopting import substitution policy the government preferred, लिख लिया यहां तक, the government preferred to economize the use of foreign exchange, या लिख टू लिमिट, इकोनोमाइज को लिमिट कर सकते हैं, to economize the use of foreign exchange rather than maximize the generation of foreign exchange। आगे समझ बात? मैक्सिमाइज द जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम इंपोर्ट कम करें ताकि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज है वो कम से कम यूज हो, लेकिन होना क्या चाहिए था? रेदर देन मैक्सिमाइज द जनरेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हमें कोशिश ये करनी चाहिए थी कि हम ज्यादा से ज्यादा कमाएं, ना कि कम से कम खर्च करें। देश में हम खर्चा घटाने से इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं कर सकते। एक देश में जब खर्चा घटाया जाता है ना, खर्चा घटाया जाता है तो इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होती, इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होती, क्योंकि जितना गवर्नमेंट खर्च करती है ना वो सारा पैसा जाता किसमें? ऑटोमेटिकली एक देश की इकोनॉमी में जाता है। अगर गवर्नमेंट एक ऑर्डर देती है कि हमें पुल बनाना है तो बेसिकली पैसा किसको देगी गवर्नमेंट? किसी न किसी कंपनी को। कंपनी से कहां जाएगा? उसमें काम करने वाले वर्कर्स को। जो प्रॉफिट बचेगा वो कहां जाएगा? वो एंटरप्रेन्योर की जेब में जाएगा। वो उसका क्या करेगा? आगे इन्वेस्ट करेगा। मतलब जो आपने पढ़ा है, आपने भी शायद वो टॉपिक पढ़ा नहीं अभी तक पढ़ा नहीं, आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा, मनी मल्टीप्लायर नहीं पढ़ा ना वो टॉपिक। हमने आप पढ़ोगे ये बात कि जो गवर्नमेंट पैसा पंप कर, अभी देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है मालूम है? इस टाइम जितने भी उसके सरकारी एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सबको 10,000 का लोन मिल रहा है बिना किसी इंटरेस्ट रेट को। व्हाट इज दिस हैपनिंग मालूम है? पंपिंग ऑफ मनी इन द मार्केट, दैट इज कॉल्ड पंपिंग ऑफ मनी इन द मार्केट। गवर्नमेंट पैसा फेंकना चाहती है मार्केट के अंदर ताकि मार्केट में जान आ जाए। मरा हुआ मार्केट है इस टाइम इंडिया का। गवर्नमेंट चाहती है, अभी कल की अनाउंसमेंट है, 3,700 करोड़ बोनस दिया जा रहा है किनको? गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को, दिवाली बोनस, और वो भी दुशहरे से पहले उनके अकाउंट में आ जाएगा। क्यों कर रही गवर्नमेंट ऐसा काम मालूम है? आपको बोलता हूं न्यूज सुना करो। क्यों कर रही मालूम? गवर्नमेंट वांट टू थ्रो द मनी इन द मार्केट। लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो लोग सबसे पहले क्या करेंगे? खर्चा। और खर्चा होगा तो क्या होगा? डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी मार्केट के अंदर तो मार्केट में चमक आएगी, शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, कंपनियों के शेयर्स बढ़ेंगे। इस वक्त मार्केट डेड है। गवर्नमेंट कुछ भी करके आज की तारीख में मार्केट में पैसा फेंकना चाहती है। ले लो पैसा। मालूम है ऑलमोस्ट फ्री रेट के ऊपर इसमें गवर्नमेंट हाउस लोन दे रही है। 3% से नीचे हाउस लोन मिल रहा है आज, 3% से नीचे। सिर्फ एक ही टारगेट है कि कोई आए और पैसा ले ताकि मार्केट में पैसा जाए। मार्केट में सीधे नोट नहीं बांट सकती गवर्नमेंट। गवर्नमेंट आपको बुला के ये पकड़ो 1 करोड़ ले जाओ, ऐसा नहीं कर सकती है। ये नहीं हो सकता, सीधे नोट नहीं पड़। कुछ लोग पता क्या बोलते हैं? 3500 रुपए का स्ट्रक्चर बनाया, वो सरदार पटेल का बनाया था ना, बहुत बड़ा स्टैचू उसका, 3500 करोड़ का। वो ना बना के लोगों को 1-1 करोड़ दे देते। आप सोच के देखो, गवर्नमेंट अगर 1-1 करोड़ सबको दे देगी तो क्या होगा मालूम है? सब कहां जाएंगे? सीधे मार्केट। अगर तेरी जेब में आज 1 करोड़ आया तो सबसे पहले कहां जाओगे? मार्केट में गाड़ी खरीदने, एसी खरीदने, अच्छी वाली बाइक। मालूम है क्या होगा? मालूम है इससे क्या होगा? आग लग जाएगी मार्केट। कहां से आएंगी इतनी गाड़ियां? इन्फ्लेशन हो जाएगा, ऐसी जबरदस्त इन्फ्लेशन हो जाएगी कि रुपए की कीमत जमीन पे आ जाएगी। एक गाड़ी जो आज 7 लाख की बिकती है वो 70 लाख की बिकने लगेगी। क्यों? हर कोई पैसा लेके रेडी खड़ा होगा, मुझे गाड़ी चाहिए, गाड़ी चाहिए। इसलिए बहुत कुछ सोचना पड़ता है। मार्केट में पैसा पंप करने का तरीका यह है कि लोगों की जेब तक पहुंचा दो
इस तरीके से सही मेथड से, ताकि लोग अपने आप मार्केट में जाके डिमांड करें, और वो पैसा अल्टीमेटली कहां पहुंच गया? मार्केट में। मार्केट से कहां पहुंचा? बैंक में। बैंक किसके हैं? आरबीआई के अंदर। पहुंच गया वापस पैसा। ये तो तरीका है। यहां आपको दिया, आपने जाके दुकानदार को दिया, दुकानदार ने बैंक में जमा कराया, बैंक किसके अंदर? गवर्नमेंट के अंदर। पहुंच गया पैसा वापस। लेकिन कैसे पहुंचा? कैसे पहुंचा? दो लोगों को कमाई करवा के। किन दो लोगों को? एक ट्रेडर और दूसरा प्रोड्यूसर। पहले पैसा गवर्नमेंट के पास पड़ा था, उसने इसको दिया, इसने ट्रेडर को दिया, उसने भी कुछ कमाया, और ट्रेडर ने माल किससे लिया? प्रोड्यूसर, उसने भी कुछ कमाया, और फिर पैसा वापस कहां पहुंच गया? बैंक के अंदर। सोच के देखो, ये है दिमाग वाली बात है। इनके बारे में सोचो कि पैसा कहां से आया, फिर वहीं पहुंच गया, लेकिन दो लोगों को कमाई करवा के, दो लोगों की रोटी चल गई, मतलब दो फैमिलियां चल गई, और ऐसा एक आदमी के साथ हुआ। और हिंदुस्तान में कितनी जनसंख्या है, ये सब काम होता है। तो पंपिंग ऑफ मनी गवर्नमेंट का टारगेट था, अभी टारगेट चल रहा है पंपिंग ऑफ मनी, इसलिए बहुत पैसा दे रही है गवर्नमेंट। कितनी स्कीम्स लाई है ताकि आप पैसा लो तो सही, विदाउट इंटरेस्ट रेट, 0 इंटरेस्ट रेट पे पैसा मिल रहा है इस टाइम। आपको बाइक लेनी है, कोई इंटरेस्ट नहीं, 7,000 रुपए दे दो, बाइक लेके चले जाओ, और अगले 5 साल पेमेंट करते रहो, नो इंटरेस्ट। मार्केट में पैसे की जरूरत है, इस वक्त डिमांड चाहिए मार्केट में। ठीक है, चलो लिखो अगला। हाँ जी, अगला लिखो, पॉइंट नंबर 3 लिखो, पॉइंट नंबर 3 लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी करंटली चल रहा है मार्केट में इस टाइम, जो हम पढ़ रहे हैं ना, ये मार्केट में हो रहा है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी, या थर्ड पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी गवर्नमेंट वांट टू प्रोटेक्ट, बोलो किसको प्रोटेक्ट करेगी? डोमेस्टिक इंडस्ट्री। वांट टू प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम, किससे प्रोटेक्ट? इंटरनेशनल कंपटीशन। कैसे करेगी? बाय गिविंग देम टैक्स रिबेट्स, टैक्स हॉलीडेज, और क्या करेगी? बाय फिक्सिंग कोटास। लिख लो, बाय गिविंग देम टैक्स रिबेट्स और बाय फिक्सिंग कोटास। पूरा दोबारा बोलता हूं, लिखो। अकॉर्डिंग टू दिस पॉलिसी गवर्नमेंट वांट टू, यहां तक लिख लिया, प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक इंडस्ट्री फ्रॉम इंटरनेशनल कंपटीशन बाय giving them tax rebates, tax holidays, and by fixing quota। मालूम है फिक्सिंग कोटा क्या था? क्या था? इंपोर्ट का कोटा फिक्स कर दिया गवर्नमेंट ने। वेरी गुड, साथ साथ पढ़ रहे कुछ बच्चे। आ जाओ, हो गया खत्म। ये हो गया हमारा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, इसकी डेफिनेशन खत्म हो गई, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। अब क्या पढ़ेंगे हम इसके? गुड इम्पैक्ट, और फिर क्या पढ़ेंगे? बैड इम्पैक्ट। आओ लिखिए नेक्स्ट टॉपिक। लो, गुड इम्पैक्ट ऑफ आईएएस। गुड इम्पैक्ट ऑफ आईएएस। आईएएस का मतलब मनीषा? नहीं, हेलो, एक मेरी बात सुन ले, मैं नलायक बच्चे से नहीं पूछता हूँ, मुझे मालूम है कौन सा दे सकता है। आज प्रशांत ने खड़ो के सम किया है यहाँ पे, सॉल्व बेशक गलत किया होगा वहां पे आके, लेकिन सॉल्व तो किया है। मैं इसीलिए चाहता हूं तेरे को कि तुम वहां से उठो और आके सॉल्व करो, ये कॉन्फिडेंस गेन होता है इससे। ये ऐसा नहीं है यहाँ पे किसी बच्चे ने तुम्हारे को सम करते हुए हंस दिया तुम्हारे ऊपर, उससे बेइज्जती नहीं होती है, उससे और ज्यादा कॉन्फिडेंस गेन होता है ना। सब में आंसर देंगे। आ जाओ, लिखो गुड इम्पैक्ट, सीधा आ जाओ लाइन पे, लिखो पहला पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। ना फर्स्ट पॉइंट लिखो पहले, या हेडिंग है फर्स्ट पॉइंट की। हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है यार, बस। हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ विद स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। चलो लिखो इसके अंदर, लिखो इसमें, लिखो फटाफट। द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन, बस
द परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन, द परसेंटेज, अच्छा मेरी बात सुनो, जब जब स्ट्रक्चर की बात हुई तो मैंने कहा था क्या बात होती है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर। यहाँ से उससे मतलब ये नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये किसकी बात हो रही है, स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की। ठीक है, तो लिखो आप द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर, द परसेंटेज कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर टू जीडीपी increased from nearly 12% in 1951 to 25% in 1991। ठीक है जी। अब मेरी बात सुनो, इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी जो थी ये फेल थी, इट वॉज अ फेल पॉलिसी। हमने अभी कहा ये जो पॉलिसी थी ये फेल थी, लेकिन फिर भी इसके कुछ गुड इम्पैक्ट थे, अभी इसके बैड भी पड़ेंगे। हमने कहा बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी, इस पॉलिसी की वजह से जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन जो है वो कितने परसेंट था 51 में, और बढ़ के कितना हो गया 25। ठीक है जी। किसकी वजह से, इसकी वजह से। पता क्यों होगा, बताओ क्यों होगा, क्योंकि लोगों ने प्रोडक्शन वगैरह ज्यादा स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इसका मतलब क्या है, बाहर से इंपोर्ट क्या हो गए, कम कर दिए। जब बाहर के इंपोर्ट यहाँ नहीं आएंगे देश में तो क्या होगा, देश का, देश की फैक्ट्री आगे बढ़ेगी, है ना, इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। इसीलिए क्या हुआ, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन था जीडीपी के अंदर, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अंदर, वो बढ़ गया। वो कितने परसेंट था 51 में, 12%, और 12% से बढ़ के कितना हो गया 25। ये इसका पहला, ये गुड इम्पैक्ट है। वैसे पॉलिसी फेल है ये, लेकिन गुड इम्पैक्ट तो है ना हर चीज के, ये इसका गुड इम्पैक्ट था। देखो पॉइंट नंबर 2, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ। अच्छा, अब ये भी समझ में आता है आपको। पहले क्या था, पहले कॉटन, जूट, टी और ये सब चलता था। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, जब हमने इसको अपनाया तो हमने क्या किया, हमने बाहर से माल लाना कम कर दिया। तो फिर क्या हुआ, हमारे यहाँ जो इंडस्ट्री थी उसका क्या हो गया, डाइवर्सिफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, वैरायटी ऑफ गुड्स, वैरायटी ऑफ गुड्स है ना, वैरायटी ऑफ गुड्स बनाने से हम किसी सेक्टर में तो बहुत आगे निकल गए। कौन का सेक्टर थे वो कंज्यूमर गुड्स एंड ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके अंदर हमने काफी अच्छा किया। तो लिखो जल्दी से फटाफट। ड्यू टू आईएस इंडस्ट्रियल ग्रोथ हैज स्टार्टेड स्प्रेडिंग across engineering goods, automobiles, engineering goods, automobile, and a wide range of consumer goods. A wide range of, वाइड मैंने बहुत बड़ी रेंज, वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर गुड्स। ठीक है जी। अब ये किसकी वजह से उन्होंने समझा दिया आपको, है ना, क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ, क्योंकि इंपोर्ट कम कर दिए गए, लिमिट कर दिए गए, बंद कर दिए गए। तो हमारे यहाँ की जो कंपनियां थी, जो इंडस्ट्रीज थी, उनके अंदर डाइवर्सिफिकेशन हो गया। ठीक है जी। आ जाओ पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू आईएस। पॉइंट नंबर 3 में लिखो ड्यू टू आईएस। आईएस मैंने पॉलिसी का नाम क्या है, हेडिंग क्या है इसका, हेडिंग नहीं है, लिखते चले जाओ। आईएस देखो इधर सुनो, आईएस जब मैं बोलूं ना आईएस तो उसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब है, हम ऐसा नहीं लिखेंगे पेपर में, आप ये लिखोगे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। ठीक, तो लिखो ड्यू टू आईएस देयर वाज अ नोटिसेबल ग्रोथ
ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा इसमें. देयर वॉज अ नोटिसेबल ग्रोथ ऑफ द, देखो ऑफ द या देन सनराइज इंडस्ट्री. या यही लिखा है, लिखो आप, मैं बताता हूं आपको. ऑफ द देन सनराइज इंडस्ट्री. सनराइज इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री? हाँ, रुको एक मिनट, रुको, अभी जल्दी से कंक्लूड मत करो कि लैंग्वेज गलत है. इधर देखो, सनराइज इंडस्ट्री का मतलब क्या मालूम है? सुनो, ये कंपनी का नाम नहीं है, ये प्रोडक्ट भी नहीं है, ठीक है. ये एक नंबर में बहुत बार पेपर में पूछा गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनराइज इंडस्ट्री? पता है क्या? हाँ, क्या है? जो सुबह सुबह यूज हो है ना. अरे सुनो, दो तरह की, पता बिजनेस की लैंग्वेज है ये. दो तरह के काम होते हैं बिजनेस में. एक होते हैं वो कंपनियां जिनका सूरज उगता हो, और दूसरी है वो जिनका सूरज डूबता हो. अच्छा, मतलब जिन कंपनियों की बहुत पकड़ होती है ना मार्केट में, जिस टाइम में, उस आज के टाइम में पता है किसकी पकड़ ज्यादा है? मोबाइल फोन वाली कंपनी है. ये जो गैजेट्स बनाती है, मोबाइल फोन लैपटॉप वाली, है ना. आज की तारीख में सबसे डिमांड उन कंपनी की यूज ज्यादा है, हर किसी को मोबाइल चाहिए. उस टाइम में मालूम है सनराइज इंडस्ट्री कौन सी थी? सनराइज इंडस्ट्री मतलब होता है जो इंडस्ट्री का सूरज उगता हुआ है, जिसकी बहुत पकड़ है मार्केट में. और उस टाइम पे ये कंपनी थी इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज. कौन सी? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. उस टाइम की बात करें. आज भी है, आज भी बहुत सारी कंपनियां हैं जिनकी मार्केट में डिमांड है, लेकिन हम बात सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनराइज इंडस्ट्री? वो इंडस्ट्री जिसकी मार्केट में इस वक्त में बहुत डिमांड चल रही है, दैट इंडस्ट्री इज कॉल्ड. एक कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, इंडस्ट्री की बात करो. दैट इंडस्ट्री इज कॉल्ड सनराइज इंडस्ट्री. ठीक है जी. उस वक्त पे सनराइज इंडस्ट्री कौन सी थी मालूम? इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की. हिंदुस्तान के अंदर उस टाइम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की बहुत डिमांड थी. उस कंपनी को जिसका सूरज उगता हो, मतलब जिसकी बहुत ज्यादा कंज्यूमर हो, बहुत गुड्स बिकते हो, उसे क्या बोलते हैं? तो लिखो ब्रैकेट में मीनिंग ऑफ सनराइज इंडस्ट्री. लिखो मीनिंग ऑफ सनराइज इंडस्ट्री क्या होती है. एक नंबर में लिखो आप, राइजिंग इंडस्ट्री, RISING, राइजिंग इंडस्ट्री ऑफ द टाइम is called sunrise industry. राइजिंग इंडस्ट्री ऑफ द टाइम, यानी अपने वक्त की राइजिंग इंडस्ट्री को क्या बोला जाता है? सनराइज इंडस्ट्री. और लिखो इन 1950 to 1990 called सनराइज इंडस्ट्री. और लिखो इसी के नीचे 1950 to 1990 was the time of electronic goods. Was the time 1950 to 1990 was the time of electronic goods industry in the global market. In the global market. अब देखो, सुनो, इधर देखो. अच्छा पहले लिख लो, फिर बताता हूं. इसी आगे लिख लो. लिखो then electronic industry was called sunrise industry. अब एक नंबर में पूछे कि 1950 to 1990 में कौन सी इंडस्ट्री सनराइज थी? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री. ठीक है. कैसे भी पूछे तो पूछेगा जरूर, ये बात भी सच है, पूछेगा जरूर. तो आप निशान लगा लो कि पेपर में आ गया. ठीक है, हर हाल में. फाइन. तो चलो, हम कहां पे थे? जरा पढ़ो दोबारा से. ये ब्रैकेट निकाल दो आप, ब्रैकेट बंद करके बीच से ब्रैकेट निकालो. हम कहां पे थे? आगे इसी में आगे लिखो आप, ब्रैकेट से आगे. द पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री has helped the electronic industry to grow.
हैज हेल्प्ड द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री टू ग्रो। ठीक है जी, मेरी बात समझ रहे हो ना आराम से क्लियरली। मैंने बीच में लिखवा दिया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सनराइज इंडस्ट्री। ठीक है जी, वो क्या होती है, क्या होती है सनराइज इंडस्ट्री? जो अपने टाइम की राइजिंग इंडस्ट्री हो उसे बोलते हैं सनराइज। 50 से 90 में कौन सी थी? इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे कल, बस यही खत्म करेंगे। बैड इफेक्ट्स के साथ चैप्टर को कल हम फिनिश करेंगे। ठीक है जी, चलो ये मेरी जैसे है तो उसकी मुझे दे दे, नहीं लीजा को देनी है।